नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। हाउसिंग फॉर ऑल मोदी सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यहां पर कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। सूत्रों की माने तो आने वाले बजट में सरकार हाउसिंग सेक्टर के लिए कुछ बड़ी घोषणाएं कर सकती है, जिनमें से प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा दिया जाना भी शामिल है। और अगर ऐसा होता है तो ग्राहकों की चांदी होगी, साथ ही डेवलपर्स के लिए भी ये फायदे का सौदा होगा। सरकार के इन कदमों से कितनी बदलेगी हाउसिंग सेक्टर की तस्वीर, साथ ही साथ कंज्यूमर को होगा कितना फायदा, इसी पर बात करेंगे आज हमारी इस खास पेशकश सस्ते घर बड़ी राहत में, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए हमारी ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री खुद हाउसिंग सेक्टर और खासकर अफोर्डेबल हाउसिंग पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो हाउसिंग फॉर ऑल के टारगेट को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के फास्ट अप्रूवल और लेंडिंग बढ़ाने के साथ ही ज्यादा फंड जारी करने का कदम उठा सकते हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2 नई स्कीमें बनाई गई हैं। इसके तहत 2017 में घर बनाने के लिए 9 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 4% की छूट और 12 लाख रुपए तक के कर्ज पर ब्याज में 3% की छूट दी जाएगी। सूत्र बताते हैं कि बजट में हाउसिंग सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा देने की घोषणा हो सकती है। प्रायोरिटी सेक्टर स्टेटस मिलने से एक और जहां हाउसिंग सेक्टर को मिलने वाली लेंडिंग में बढ़ोतरी होगी, वहीं उसकी ब्याज दर में भी कमी आएगी। मौजूदा नियमों के मुताबिक प्रायोरिटी सेक्टर के तहत हाउसिंग सेगमेंट में लोन दिए जाते हैं, पर वो हाउसिंग के लिए डेडिकेटेड लोन नहीं होते, बल्कि कई सेक्टर से जुड़े होते हैं। दूसरी ओर बायर्स को मिलने वाले लोन अभी काफी लिमिटेड हैं। तमाम दूसरी शर्तों के साथ बड़े शहरों में ये अधिकतम 28 लाख रुपए है, पर सेगमेंट क्लासिफाइड नहीं है। इसके अलावा ये लोन प्रति परिवार दिए जाते हैं। हाउसिंग सेक्टर को बढ़ावा मिले, इसके लिए अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री प्रायोरिटी सेक्टर स्टेटस जरूरी मानती है। प्रायोरिटी सेक्टर दर्जा मिलने से हाउसिंग सेक्टर में बायर्स के अलावा डेवलपर्स को भी कम इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलना आसान हो जाएगा। जानकारों की माने तो अभी डेवलपर्स को 12 से 13% पर लोन मिल रहा है, जो प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा मिलने पर 9% तक हो सकता है। इससे डेवलपर्स के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट को समय पर पूरा करना और घरों की कीमतों को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसका मतलब है कि बायर्स को सस्ते घर मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। इससे हाउसिंग फॉर ऑल के टारगेट को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रायोरिटी सेक्टर के अलावा यूडी मंत्रालय ने हाउसिंग सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा देने की भी मांग रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का दर्जा मिलने से एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग यानी विदेशों से फंडिंग हासिल करना आसान हो जाएगा और कंस्ट्रक्शन में तेजी आएगी। पिछले 1 दशक में हाउसिंग सेक्टर में ज्यादा लोन देने के बावजूद भारत की जीडीपी में हाउसिंग लोन का रेशियो काफी कम है। मार्च 2015 के आंकड़ों के मुताबिक हाउसिंग सेक्टर में भारत का मॉर्टगेज टू जीडीपी 9% है, जबकि चीन में 20%, थाईलैंड में 17% और मलेशिया में 34% है। जाहिर है सरकार पिछले कुछ सालों से मंदी की मार झेल रहे रियलिटी सेक्टर को बढ़ावा देना चाहती है। ज्यादा घर बनाने से सीमेंट स्टील सेक्टर को फायदा होने के साथ ही रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। प्रकाश प्रियदर्शी, जी मीडिया। और अब आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आखिर सरकार को अब यहाँ इस सेक्टर पर, रियल एस्टेट सेक्टर पर फोकस करना क्यों जरूरी है। तो कुछ कारण है इसके पीछे, चलिए हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि शहरों की जो आबादी है उसमें तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और आंकड़े कहते हैं कि करीब करीब 1/3 पॉपुलेशन जो है वो गांवों से शहर में बहुत जल्द यहाँ पर रुख करेगी। 2050 तक देश की शहर की आबादी में सालाना ग्रोथ जो है वो करीब करीब 2% और भारत में शहरी आबादी यहाँ चीन के मुकाबले तेजी से बढ़ेगी, यानी कि गांव से लोग पलायन करेंगे शहरों की तरफ कामकाज के सिलसिले में। टियर 2, टियर 3 शहरों में जो बाइंग कैपेसिटी है लोगों की वो यहाँ पर बढ़ी है, जिसके बाद बहुत जरूरी हो जाता है सरकार के लिए हाउसिंग फॉर ऑल पर फोकस ज्यादा करना। छोटे शहरों में लोग हाउसिंग पर खर्च करने को अब यहाँ पर तैयार हो गए हैं। हम टियर 2, टियर 3 शहरों की बात यहाँ पर कर रहे हैं और अफोर्डेबल हाउसिंग का जो बाजार है वो करीब $100 बिलियन संभव है, ये PwC का यहाँ पर अनुमान है।
2022 तक शहरों में 2 करोड़ घरों की जरूरत होगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार को कितनी तेजी से यहां पर इस सेक्टर में काम करना होगा। गांवों में 6 करोड़ से ज्यादा घरों की जरूरत आने वाले सालों में यहां पर होगी। मेरे साथ 3 खास मेहमान यहां पर चर्चा के लिए जुड़ गए हैं और हम आपको बता दें कि मेरे साथ यहां जो खास मेहमान हैं उनमें प्रवीण जैन जी हैं, जो कि प्रेसिडेंट है नार्डेको के, देवशंकर त्रिपाठी सीईओ है आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के, और सौरभ मेहरोत्रा भी मेरे साथ हैं, जो नेशनल डायरेक्टर है नाइट फ्रैंक के। लेकिन सबसे पहले प्रवीण जी, मैं आपके पास यहां पर आना चाहूंगी। सरकार अगर यहां पर रियल एस्टेट सेक्टर को, इस हाउसिंग फॉर ऑल के सपने को अगर पूरा करना चाहती है और अगर इसे प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा मिल जाता है, तो कितना पॉसिबल होगा उसका हाउसिंग फॉर ऑल के सपने को अचीव करना? देखिए, जो नंबर्स हैं, 2 करोड़ घर हमें 2022 तक बनाने हैं। इसका मतलब ये है कि हमें हर साल 40 लाख घर बनाने होंगे और 3.5 लाख घर हर महीने बना के डिलीवर करेंगे, तो हम ये नंबर्स अचीव कर पाएंगे। तो अगर प्रायोरिटी सेक्टर का अगर दर्जा हमें मिल जाता है तो बहुत आसानी होगी अफोर्डेबल सेक्टर की। इसके अलावा एक और हमने डिमांड की है जो सरकार से, उसमें ये है सिंगल विंडो क्लियरेंस। अगर ये 2 चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो हम ये सपना अचीव कर पाएंगे, अदरवाइज़ ये टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात यहाँ पर कही कि सिंगल विंडो क्लियरेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार जो बिल्डर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो इसी सब पछड़े में पड़े रहते हैं, जिसके बाद घर जो डिलीवर होता है किसी भी कंज्यूमर को, उसमें काफ़ी समय यहाँ पर लग जाता है। देवशंकर त्रिपाठी साहब भी मेरे साथ हैं, आधार हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से जुड़े हुए हैं, सीईओ हैं उनके। देवशंकर साहब, डीमोनेटाइजेशन के बाद बैंकों के पास बहुत सारा पैसा आ गया है और 31 तारीख को जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लेंडिंग रेट्स को कम करने की बात कही, और लेंडिंग रेट्स यहां पर कम भी हुए, बैंकों के पास ज्यादा पैसे आने के बाद लेंडिंग रेट्स कम हुए हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों में लोग ज्यादा से ज्यादा लोन ले, इस तरफ रुख करें। और क्या बैंक्स के लिए पॉसिबल है इस तरह की रियायत देना आने वाले दिनों में? देखिए, बैंकों ने, आपने देखा होगा, एक प्रधानमंत्री जी के भाषण के बाद अगले दिन से ही बहुत सी बैंकों ने अपने MCLR, जो उनका बेंचमार्क रेट होता है, कम कर दिया है। और बहुत सी कंपनियां, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों और बैंकों ने अपने हाउसिंग लोन के रेट जो 9.1 से 9.5 चल रहे थे, वो 8.6 के आसपास ले आए हैं। ऐसी आशा की जाती है कि अगले 6-7 महीनों में अगर पॉलिसी रेट RBI और कम करती है तो शायद कुछ रेट में और कमी आए। मेरा तो मानना यह है कि 2007 में रेट हाउसिंग के 7.5 होते थे। अगले 1-1.5 साल के अंदर भारतवर्ष में वो स्थिति आने वाली है कि हाउसिंग के रेट अभी जो 8.6, 8.65 हैं, वो 7.5 के आसपास पहुंच जाएंगे। और ऐसा होने से हाउसिंग सेक्टर में लोगों के लिए अफोर्डेबिलिटी बढ़ जाएगी। जो मकान लेना चाहते हैं उन्हें कम EMI पे ज़्यादा लोन मिल सकेगा और वो अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकेंगे। लेकिन अगर अभी मौजूदा हालात में देखें तो इस महीने जो रेट कम हुए हैं वो अपने आप में बहुत ही इनकरेजिंग हैं और अच्छे रेट है। वो जी, जो रेट कम हुए जाहिर तौर पर अच्छे रेट है। प्रवीण जैन साहब, अगर सरकार यहाँ पर 16 से 18 लाख करीब इतना अगर कैप लगा देती है, तो क्या पॉसिबल है इतने पैसों में एक अफोर्डेबल हाउस बनाना जिसमें 4 लोगों की फैमिली रह सके? और ये भी ध्यान देना होगा कि सिर्फ घर बनाना जरूरी नहीं है, जो बेसिक मूलभूत सुविधाएं हैं उस घर के अंदर, फिर चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर बिजली पानी की बात हो, क्या उसे पूरा कर पाना पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है जी। अभी हरियाणा के अंदर भी कुछ जो इन्होंने पहले पॉलिसी है गवर्नमेंट की, उसमें 60 स्क्वायर मीटर तक के घर और 4,000 रुपये स्क्वायर फीट कारपेट एरिया, ये सरकार ने फिक्स किया हुआ था हरियाणा के अंदर। तो 18 लाख 20 लाख रुपए के रेंज में बहुत सारे 2 बेडरूम ड्राइंग डाइनिंग के घर बहुत सारे डेवलपर्स बना रहे हैं और बना के डिलीवर भी कर रहे हैं और काम चल रहा है इसके ऊपर। तो 18-20 लाख रुपए में, बट ये जो हाउसिंग लोन के अंदर अभी किया है इन्होंने कि वो 6 लाख 9 लाख रुपए या 12 लाख रुपए, वो उसको बढ़ाना पड़ेगा हमारे को। अभी जो सब्सिडी दे रहे हैं या जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया है वो एक सर्टेन लिमिट तक किया है, वो लिमिट भी हमें एक्सीड करनी, वो लिमिट भी हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। जी, कितनी लिमिट उसकी इंक्रीज की आप डिमांड रखते हैं वित्त मंत्री साहब से इस बजट में?
नहीं, हम देखिए, हम तो ये कहते हैं कि सिर्फ अफोर्डेबल के अलावा जो मिड सेगमेंट के घर हैं वो भी अगर टियर 2 सिटीज़ में जाएं तो 40-50 लाख रुपए से कम नहीं है। अगर 50 लाख रुपए का घर कोई खरीदना चाहता है तो 30 लाख रुपए या 35 लाख रुपए तक की उसके अंदर कम से कम लिमिट होनी चाहिए। और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 7.5% जैसे इन्होंने अभी कहा, अगर वो आ जाते हैं तो बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। और अगर रियल एस्टेट को बूस्ट मिलता है तो जो हमारी सब्सिडरी और जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी बूस्ट मिलेगा। जीडीपी के अंदर करीब 2% तक का मुझे लगता है तेजी आने की उम्मीद है अगर रियल एस्टेट को अगर बूस्ट मिलता है तो। जी, सौरभ मल्होत्रा भी मेरे साथ है, नेशनल डायरेक्टर है नाइट फ्रैंक के। सौरभ, डीमोनेटाइजेशन के बाद ये भी सुनने में आ रहा था कि जो घर की डिमांड है लोगों की वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, क्योंकि ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। और उसके बाद लेकिन क्या इस तरह से आप किसी तरह का चेंज देखते हैं डिमांड में? क्योंकि हाउसिंग फॉर ऑल की सरकार एक तरफ बात कर रही है, लेकिन उसके बाद चाहत भी होनी चाहिए यहाँ। चलिए, सौरभ तक मेरी आवाज़ यहाँ पर नहीं पहुँच पा रही है। प्रवीण जैन साहब, सवाल यहाँ पर एक ये भी उठता है कि जैसा मैंने आपसे पूछा था कि हाउसिंग फॉर ऑल का सपना सरकार ने जो रखा है, अगर वो इसे प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा दे देती है तो जो रिमोट एरियाज़ में घर बनते हैं उनके लिए क्या आपको लगता है कि किसी तरह की सब्सिडी देनी चाहिए सरकार को, या फिर किसी तरह की छूट देनी चाहिए ताकि जो बिल्डर है वो अगर रिमोट एरिया में भी जाकर घर बनाता है तो मूलभूत सुविधाओं का वो ध्यान रखें यहाँ पर? देखिए, इसके अंदर जैसे प्रायोरिटी सेक्टर अगर बना दें ऐसे और सिंगल विंडो क्लियरेंस कर दें तो भी जो प्राइस गवर्नमेंट ने फिक्स किए हैं उस प्राइस के अंदर डेवलपर बना के दे सकता है। सबसे बड़ी समस्या क्या है कि आज की तारीख में कोई भी प्रोजेक्ट डेवलप करने के लिए 3 से 4 साल का समय तो उसी में क्लियरेंसेज में चला जाता है। वो कॉस्ट बहुत भारी कॉस्ट है, क्योंकि आज लैंड लिया आपने और उसके बाद 3 साल तक आप सेंक्शन के लिए घूम रहे हैं, या बिल्डिंग बनने के बाद भी 2 साल तक उसको कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए सरकार के पास घूम रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस की बात करेंगे और प्रायोरिटी सेक्टर बना देंगे, सिर्फ 2 चीज़ों से ही मुझे लगता है कि चीज़ें हम अचीव कर पाएंगे। बट इसके अलावा एक चीज़ और भी मुझे लगता है कि करनी पड़ेगी सरकार को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे होगी, क्योंकि जो रियल एस्टेट जो मैटर है, सब्जेक्ट मैटर है, वो स्टेट गवर्नमेंट का है। अब स्टेट गवर्नमेंट को भी इनको थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा इस बात के लिए कि जो भी सेंक्शंस रुके हुए हैं पिछले 2 साल में, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पर भी देखें तो कितने घर सेंक्शन हुए हैं। अगर वो लिस्ट अगर देखें तो इसके लिए कोई कमेटी ऐसी बननी चाहिए। हमने सरकार को लिखा भी है इस बात के लिए कि कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बने जो हर स्टेट से सिटी वाइज माइक्रो लेवल के ऊपर काम हो इसके अंदर, कि भाई किस शहर में कितने घर की जरूरत है, कितने घर सरकार ने सैंक्शन किए, कहाँ किस स्टेज पर है, बन गए हैं, स्टार्ट हो चुके हैं, कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, वो सब एक माइक्रो लेवल पे अगर हम इस पर काम करें तो हम ये नंबर से अचीव कर पाएंगे। अदरवाइज ये 2 करोड़ घर बना के हमें जो बनाने का प्राइम मिनिस्टर का जो सपना है वो बड़ा मतलब मुश्किल काम है। यानी कि आपको लग रहा है कि 2022 तक का जो हाउसिंग फॉर ऑल का उनका सपना है वो थोड़ा सा मुश्किल पूरा होता हुआ आपको दिख रहा है, जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें? वो जी, प्रेजेंट सिचुएशन में तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप ये देखें कि 2 करोड़ घर तो बात जो सरकार के नंबर्स हैं, अगर जो हमने भी एक पीछे रिपोर्ट KPMG के साथ जॉइंट सर्वे में कराया था उसमें 6 करोड़ घर की रिक्वायरमेंट थी। बट अगर हम 2 करोड़ घर की बात भी करते हैं तो हर साल 40 लाख घर हमें बना के डिलीवर करने होंगे। और 40 लाख रुपए घर का मतलब डिलीवर करने की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ सेंक्शंस की या अप्रूवल्स की बात नहीं कर रहा। हर महीने 3.5 लाख घर बना के देने होंगे पूरे देश में। तो ये नंबर बहुत मतलब मुश्किल है, जरूर असंभव है, बट वो कोऑर्डिनेशन की जरूरत है इसके अंदर। जी, यानी कि आप मानते हैं कोऑर्डिनेशन की कमी यहाँ पर है। देवशंकर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है दैट वेयर एग्जैक्टली द गवर्नमेंट नीड्स टू कॉन्सेंट्रेट सो दैट ये जो सपना है हाउसिंग फॉर ऑल का वो पूरा हो सके? क्या सिर्फ इसे प्रायोरिटी सेक्टर का दर्जा देना काफी होगा? देखिए, खाली प्रायोरिटी सेक्टर दर्जा देने से कोई बहुत चमत्कार नहीं होता है। उससे क्या होगा कि बैंकों को प्रायोरिटी सेक्टर टारगेट पूरा करने के लिए उस सेगमेंट की तरफ अट्रैक्शन आएगा। सपना पूरा होने के लिए 2 चीज़ें आवश्यक हैं, 1 सप्लाई साइड इंटरवेंशन, दूसरा डिमांड साइड इंटरवेंशन। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम में जो 3 सेगमेंट किए हैं, एक तो 6.5% सब्सिडी 6 लाख तक लोन के लिए मिल रही है, जो मोस्टली टायर 2 और टायर 3 सिटी के मकानों के लिए 1 बेडरूम 2 बेडरूम के लिए सफिशिएंट है, और उससे उनकी कास्ट बारोवर की बहुत कम हो जाती है। दूसरी, अभी जो उन्होंने अनाउंस किया है कि 9 लाख तक के लोन पे 4%, 12 लाख के लोन पे 3% अनाउंस किया है, उससे भी एक काफ़ी राहत मिलेगी। करीब 2.5 लाख रुपए उनके लोन में छूट हो जाएगी सब्सिडी के माध्यम से। नाउ सप्लाई साइड इंटरवेंशन की जहां हम बात करते हैं, अभी जो जयंत साहब ने कहा, मैं सहमत उनकी बात से
कि जब तक फास्ट अप्रूवल सिस्टम नहीं आएगा यहाँ पे, तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं होगी। जो हमारे 7 माला की 8 माला की बिल्डिंग है, 1 बेडरूम 2 बेडरूम की, वो बिल्डर 18 महीने में डिलीवर कर सकता है। और बिल्डर को ये अट्रैक्शन होना चाहिए कि उसको जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा। तो डिमांड इतनी ज़्यादा है मार्केट में, जब इंटरेस्ट रेट बैंकों के लोन की, हाउसिंग लोन कम हो गए हैं, तो उस डिमांड के लिए बहुत से बायर्स आएंगे जी। और उन बायर के पास अगर अवेलेबिलिटी मार्केट में सप्लाई है, तो जो आज मकानों के रेट बहुत ज़्यादा हैं, सप्लाई बढ़ने से वो रेट भी कम हो जाएंगे। तो ये डबल बेनिफिट होगा। एक तरफ इंटरेस्ट कम होने से इंस्टॉलमेंट कम होती है, लोन की अफोर्डेबिलिटी बढ़ती है, और दूसरा अगर बिल्डर 10-15% रेट कम कर देते हैं तो बायर के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव सिचुएशन हो जाएगी। जैसा हमारे जैन साहब ने कहा, हम फुल सहमत हैं कि 242 इंडस्ट्रीज हाउसिंग पे डिपेंड करती हैं। डेवलपमेंट ऑफ हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विल क्रिएट ह्यूज एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट सजग है इसके लिए, और 2022 तक आप ह्यूज एक्टिविटी देखेंगी हाउसिंग में, और ये एक्टिविटीज बहुत तेजी से पकड़ेंगी इस साल से। जी, यानी कि कुल मिलाकर सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत जगहों पर अप्रूवल लेते लेते ही काफी टाइम बीत जाता है। और प्रवीण जैन साहब, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जब भी वो घर खरीदने जाते हैं, बिफोर आई टेक अ ब्रेक, आई जस्ट वांट टू क्विकली आस्क यू कि हर आदमी ये सोचता है कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं या मैं घर खरीदने जा रहा हूं, लेकिन क्या बिल्डर जो तय समय है, जो समय उसने मुझे दिया है, क्या उतने में वो घर दे पाएगा? नहीं, बिल्कुल दे पाएगा। देखिए, अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस हमें मिल जाता है, बिल्डर्स को मिल जाता है, तो वो तय समय से पहले भी दे सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि तय समय में ही दे पाएगा। अभी तो क्या होता है कि आज बिल्डिंग बन चुकी होती है, उसके बाद वो पानी के लिए लाइन में लगा होता है, या बिजली के लिए लाइन में लगा होता है, या ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के लिए भी। आप गुड़गांव में भी देखें, पिछले 1.5 साल के हरियाणा के अंदर, करीब 1 साल 1.25 साल के अंदर, जिन लोगों ने पहले 1 साल पहले कंप्लीशन अप्लाई किया था, वो बिल्डिंग बनकर तैयार हैं। करीब 15,000 घर ऐसे हैं जो बने हुए तैयार खड़े हैं, आज वो कंप्लीशन के लोग धक्के खा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि उसका अल्टीमेट खामियाजा जो है वो एंड यूजर को भुगतना पड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर आप दोनों ये मानते हैं कि अगर सिंगल विंडो क्लियरेंस यहाँ पर होता है तो सरकार के लिए भी आसानी हो जाएगी, आम आदमी के लिए भी आसानी हो जाएगी, और बिल्डर के लिए भी आसानी हो जाएगी।